द स्लेव डायनेस्टी 1000 से 1200 एडी का दौर नॉर्थ इंडियन टेरिटरी के डोमिनेशन के लिए एक लंबी स्ट्रगल का दौर रहा। इस पीरियड की शुरुआत प्रतिहारा एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से स्टार्ट हुई। इसके बाद नॉर्थ इंडिया में राजपूत स्टेट्स का राइज हुआ और नॉर्थ वेस्ट से टर्किश इन्वेजन्स देखने को मिले। इन्वेजन्स और नॉर्थ इंडिया के डोमिनेशन के लिए स्ट्रगल का ये लंबा समय 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद एंड हुआ। आज इस कहानी में हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बाद नॉर्थ इंडिया में सेटअप हुई पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के बारे में और देखेंगे इस डायनेस्टी के रूलर्स और उनके रूल के बारे में। शुरू करने से पहले ब्रीफ में बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 के पहले ऐबक मोहम्मद गौरी का एक टर्किक मामलूक जनरल था। मामलूक ऐसे सोल्जर को कहते थे जो एक स्लेव था। 1192 में बैटल ऑफ तराइन के बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को इंडियन अफेयर्स संभालने के लिए अपॉइंट किया था। 1192 से 1206 में गौरी की डेथ तक ऐबक ने गुरीद डायनेस्टी के एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम किया। गुरीद डायनेस्टी की अगर बात करें तो उनकी शुरुआत महमूद गजनी के वेसल्स की तरह हुई, लेकिन गजनी की डेथ के बाद गुरीद्स इंडिपेंडेंट हुए। गुरीद डायनेस्टी नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान के गूर में बेस्ड थी। 1173 में मोहम्मद गौरी ने थ्रोन संभाली, जो कि गुरीद डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से माने जाते हैं। मोहम्मद गौरी के इन्वेजन्स का कारण इंडिया में रूल सेटअप करना था, जबकि महमूद गजनी ने सिर्फ प्लंडर के मकसद से इंडिया को इन्वेड किया। अपने पीक पर गुरीद डायनेस्टी का रूल वेस्ट एशिया के खुरासान से लेकर नॉर्दर्न इंडिया के बंगाल तक फैला हुआ था। मोहम्मद गौरी का कोई सक्सेसर न होने के कारण उसका एम्पायर माइनर सल्तनत्स में डिवाइड हो गया। हर सल्तनत का लीडर एक मामलूक जनरल ही था। इस तरह ऐबक ने इंडिया में 1206 में मामलूक यानी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की। आइए जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक रेन फ्रॉम 1206 टू 1210। दोस्तों, वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रोमिनेंट रोल की शुरुआत 1192 से हो गई थी, लेकिन दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर सुल्तान वो 1206 में गौरी की डेथ के बाद बना। सुल्तान बनने से पहले 1192 और 1194 के बीच ऐबक ने गंगा जमुना के ऊपर दोआब को कॉन्कर किया। 1197 में उसने गुजरात के भीमा सेकंड को डिफीट किया, जिसमें अनहिलवाड़ा को कैप्चर किया और कई टाउन्स को डिस्ट्रॉय और प्लंडर किया। 1202 में ऐबक ने कलिंजर, महोबा और खाजुराहो को भी कैप्चर किया। 1206 में गौरी की डेथ के बाद उसके एक और स्लेव ताज अल-दीन यिल्दिज ने गजनी की थ्रोन को सक्सीड किया। गजनी का रूलर होने के नाते यिल्दिज ने दिल्ली पर भी अपना रूल क्लेम किया, लेकिन ऐबक, जो कि उस टाइम लाहौर में था, उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया। इसी समय से दिल्ली सल्तनत ने गजनी से अपने लिंक्स को खत्म कर लिया। तो दोस्तों, देखा जाए तो ऐबक के इस डिसीजन ने इंडिया को अननेसेसरी सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में पड़ने से प्रिवेंट किया। इस डिसीजन का फायदा यह भी हुआ कि दिल्ली सल्तनत अब खुद से डेवलप होने वाला था, न कि किसी आउटसाइड कंट्रीज पर निर्भर होकर। लेकिन ऐबक का रूल ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और 1210 में इंजरीज के चलते उसकी डेथ हो गई। ऐबक को सक्सीड किया आराम शाह ने, जो कि एक वीक रूलर था। आराम शाह को इल्तुतमिश ने डिफीट करके सल्तनत को सक्सीड किया। आइए जानते हैं स्लेव डायनेस्टी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश रेन 1210 टू 1236। इल्तुतमिश ऐबक का सन इन लॉ था। इससे यह पता चलता है कि रूल के शुरुआत में ही हेरेडिटरी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया। 1211 में इल्तुतमिश ने अपने सक्सेशन के साथ ही सल्तनत की कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। उसकी फोर्सेस ने 1210 के दशक में बिहार को कैप्चर किया और 1225 में बंगाल को इन्वेड किया। 1220s के दशक के स्टार्ट में इल्तुतमिश ने इंडस वैली रीजन पर ध्यान नहीं दिया, जिस पर मंगोल्स, ख्वारिज़मी एम्पायर और कुबाचा की नजर थी। ख्वारिज़मी एम्पायर सेंट्रल एशिया का एक एम्पायर था और कुबाचा ऐबक का ही एक स्लेव था। ख्वारिज़मी और मंगोल थ्रेट के खत्म होने के बाद इल्तुतमिश ने 1228-29 में इंडस वैली टेरिटरी को इन्वेड कर सल्तनत का पार्ट बना लिया।
इल्तुतमिश ने मंगोल इन्वेडर से एम्पायर को डिफेंड किया और राजपूत्स के एक्सपेंशन को भी स्टिफ रेजिस्टेंस दिया। 1221 में इल्तुतमिश ने चंगेज खान के इन्वेजन को भी रोक दिया। उसने ही कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया। कुतुब मीनार यानी विक्ट्री टावर कंस्ट्रक्शन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। इसका नाम फेमस सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत में 2 कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, सिल्वर टांका और कॉपर जीतल। इंडिया में इक्ता सिस्टम की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की। इस सिस्टम में एक टर्किश चीफ को एक पीस ऑफ लैंड अलॉट किया जाता था, जिसको इक्ता बोलते थे। ये टर्किश चीफ स्टेट को दिए जाने वाले लैंड रेवेन्यूज और टैक्सेस को कलेक्ट करता था। इसके बदले में उस टर्किश चीफ को एक ट्रूप्स की टुकड़ी को मेंटेन करना होता था, जो रूलर की सर्विस के लिए होती थी। ये ग्रांट हेरिडिटरी नहीं थी और सुल्तान के प्लेजर पर दी जाती थी। तो दोस्तों, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इल्तुतमिश ही नॉर्थ इंडिया की टर्किश कॉन्क्वेस्ट्स का रियल कंसोलिडेटर था। 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है और उसको सक्सीड किया उसकी डॉटर रजिया सुल्ताना ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रजिया सुल्तान के रूल के बारे में। रजिया सुल्ताना, रेन 1236 टू 1239। अपने रेन के लास्ट ईयर में इल्तुतमिश सक्सेशन के लिए वरिड था। उसके बेटों को वो थ्रोन के लिए वर्दी नहीं मानता था, इसलिए उसने नोबल्स और थियोलॉजियंस को अग्री करवाकर अपनी डॉटर रजिया को थ्रोन के लिए नॉमिनेट किया। रजिया का नॉमिनेशन उस समय के हिसाब से एक नॉवल स्टेप था। रजिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम वुमन थी जिसने दिल्ली पर राज किया। रजिया का रूल सिर्फ 3 साल का रहा, लेकिन उसके कई इंटरेस्टिंग फीचर्स थे। रजिया का रेन मोनार्की और टर्किश चीफ्स के बीच पावर स्ट्रगल की शुरुआत थी। इन चीफ्स को चहलगनी कहा जाता था। चहलगनी सल्तनत के 40 इंपॉर्टेंट नोबल्स थे। इल्तुतमिश की डेथ के बाद ये चीफ्स थ्रोन पर एक पपेट को बैठाना चाहते थे जिसको वो कंट्रोल कर पाते। इल्तुतमिश ने इन चीफ्स को हमेशा ही इग्नोर किया। बढ़ते एरोगेंस और पावर ड्रंक होने के कारण मोनार्की और चीफ्स में फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। रजिया ने फीमेल अपैरल्स को डिस्कार्ड करके कोर्ट में बिना वेल के प्रोसीडिंग्स करना चालू कर दिया। उसने वॉर में आर्मी को लीड भी किया। रणथंबोर राजपूत्स के अगेंस्ट उसने एक्सपीडिशन भेजे, उनको कंट्रोल करने के लिए, और पूरे किंगडम में लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया। एक इंटरनल रिबेलियन के चलते रजिया को इम्प्रिजन कर दिया गया, लेकिन वहां से फ्री होकर उसने दिल्ली को कैप्चर करने का फिर से अटेम्प्ट किया। इस रिबेलियन में रजिया ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, पर उसकी हार हुई और उसे मार दिया गया। रजिया सुल्ताना को उसके ब्रदर मुइजुद्दीन बहराम शाह ने सक्सीड किया। रजिया के बाद कई रूलर्स रहे जो कि प्रोमिनेंट नहीं थे, अंटिल घियासुद्दीन बलबन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। एरा ऑफ बलबन 1265 टू 1287। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, टर्किश चीफ्स और मोनार्की के बीच की पावर टसल अब भी जारी थी। 1246 में इल्तुतमिश के यंगर सन नसीरुद्दीन महमूद ने थ्रोन संभाली। बलबन नसीरुद्दीन महमूद के नायब यानी डेप्यूटी की पोजीशन पर था। महमूद एक वीक रूलर था। सल्तनत का इफेक्टिव रूलर बलबन ही था, जो चहलगानी की हेल्प से रूल कर रहा था। बलबन ने अपनी एक बेटी की शादी नसीर से करवाकर अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन किया। बलबन की लगातार बढ़ती अथॉरिटी से कई टर्किश चीफ्स एलियनेटेड हो गए, क्योंकि सुल्तान पर अब उनकी पावर और इन्फ्लुएंस कम हो गई थी। इसी के चलते 1253 में एक कंस्पिरेसी के तहत चीफ्स ने बलबन को उसकी पोजीशन से एक्सपेल कर दिया। उसकी जगह एक इंडियन मुस्लिम इमादुद्दीन रेहान को नायब बनाया गया। बलबन स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हो गया और स्टेप डाउन करने के बाद 1.5 साल में अपने कई ओपोनेंट्स को अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद उसने एक मिलिट्री शोडाउन के लिए प्रेपरेशन चालू की। सुल्तान नसीर ने बलबन की सुपीरियर स्ट्रेंथ को देखकर रेहान को एक्सपेल कर दिया और बलबन को फिर से नायब बना दिया। 1265 में सुल्तान नासिर की डेथ हो गई और कोई मेल एयर न होने के कारण बलबन ने फाइनली थ्रोन को सक्सीड किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर बलबन। बलबन का रेन एक स्ट्रांग और हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है। वो लगातार मोनार्की की प्रेस्टीज और पावर को इंक्रीज करना चाहता था,
क्योंकि वो ये समझ गया था कि यही एकमात्र तरीका है उसके सामने आने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर्स को फेस करने का। थ्रोन के क्लेम को स्ट्रेंथन करने के लिए बलबन ने खुद को लेजेंडरी इरानियन किंग अफरासियाब का डिसेंडेंट बताया। खुद को टर्किश नोबिलिटी का हिस्सा प्रूव करने के लिए नोबिलिटी का चैंपियन बनकर खड़ा हुआ। नोबल फैमिलीज के अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अलाउड नहीं था। बलबन ने खुद को टर्किश नोबिलिटी का चैंपियन तो क्लेम किया, लेकिन किसी के साथ भी पावर शेयर करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, अपने फैमिली मेंबर्स से भी नहीं। बलबन एक स्ट्रिक्ट रूलर था और उसके कोर्ट में स्ट्रिक्ट ओबीडियंस फॉलो किया जाता था। छोटे से ऑफेंस के लिए भी सिवियर पनिशमेंट्स दी जाती थी। नोबल्स को चेक में रखने के लिए उसने स्पाइस का एक सिस्टम बनाया हुआ था। नवरोज, जो कि एक पर्शियन फेस्टिवल था, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस बलबन ने ही किया। बलबन के रूल में पंजाब में इस्लाम में लार्ज स्केल कन्वर्जन्स देखने को मिले। चहलगनी यानी टर्किश नोबल्स की पावर को बलबन ने ब्रेक कर दिया और मोनार्की की पावर और प्रेस्टीज को एस्टैब्लिश किया। जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी का प्रमाण बलबन ने दिया। उसकी अथॉरिटी को ट्रांसग्रेस करने पर चाहे कितना भी बड़ा लैंडेड ओनर क्यों ना हो, उसको पनिशमेंट दी जाती थी। बलबन ने एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी ऑर्गेनाइज की, जिससे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और मंगोल्स को रिपेल करने में आसानी हुई। इसके लिए उसने मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी दीवाने अर्ज को रीऑर्गेनाइज किया। बलबन के रेन में दिल्ली तो ठीक, लेकिन उसके आसपास के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटीरियोरेट होती चली गई। गंगा, जमुना, दोआब और अवध के रीजन में रॉबर्स और डेकॉइट्स का आतंक बढ़ता चला गया। इनको रोकने के लिए बलबन ने हार्श मेथड्स का यूज किया, जैसे मेवात के मियोज एथनिक ग्रुप को रूथलेसली मार दिया। फॉरेस्ट्स क्लियर कर दिए गए और रेबेल करने वाले विलेजर्स को डिस्ट्रॉय करके मेन, वुमेन और चिल्ड्रन को स्लेव बना लिया गया। लोगों को अपनी गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ से इंप्रेस करने के लिए बलबन ने एक मैग्निफिसेंट कोर्ट बनवाया। इस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि नोबल्स उसके इक्वल पोजीशन पर नहीं हैं, उसने सिजदा और पाइबॉस यानी प्रोस्ट्रेशन और किसिंग मॉनर्क्स फीट जैसी सेरेमनीज को करने पर इंसिस्ट किया। मंगोल इन्वेजन के चलते सेंट्रल और वेस्ट एशिया में जब मोस्ट मुस्लिम स्टेट्स डिसअपियर हो गए, तब बलबन और दिल्ली सल्तनत ही चैंपियंस ऑफ इस्लाम के रूप में खड़े रहे। बलबन को दिल्ली सल्तनत का वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स कहा जाता है। मोनार्की की पावर को असर्ट करके बलबन ने दिल्ली सल्तनत को स्ट्रेंथन किया और फाइनली 1286 में बलबन की डेथ हुई। आइए अब इस लेक्चर का कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन: बलबन की डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत में फिर से सक्सेशन को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। फाइनली बलबन के ग्रैंडसन कैकुबाद ने थ्रोन को सक्सीड किया, पर 1290 में उसकी भी डेथ हो गई। डायनेस्टी के मेंबर्स के बीच इंटरनल फ्रिक्शन ने सल्तनत के लॉन्ग टर्म इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाया। बीच में कई वीक रूलर्स के आने से भी सल्तनत वीक हो गई थी। नॉन टर्क्स को लार्ज स्केल में पावर और अथॉरिटी की पोजीशन से एक्सक्लूड करने के कारण और पूरी गवर्नमेंट को सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथ में देकर डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता चला गया, जिनके कारण फ्रेश डिस्टर्बेंसेस और ट्रबल्स क्रिएट होने लगे। इन्हीं वीकनेसेस का फायदा उठाकर खिलजीज ने 1290 में बलबन के सक्सेसर्स को रिप्लेस करके ममलूक डायनेस्टी का एंड किया और खिलजी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, खिलजीज एंड तुगलक्स। आज इस कहानी में हम बात करेंगे इंडियन मिडीवल पीरियड की सल्तनत रूल की दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में, खिलजीज और तुगलक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सल्तनत रूल की पहली डायनेस्टी यानी मामलुक्स एक स्लेव डायनेस्टी थी, जो कि गुरीद डायनेस्टी के अंडर में थी। 1290 में मामलुक डायनेस्टी का एंड हुआ। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी का रूल करना एक तरह का रेवोल्यूशन था, क्योंकि इस डायनेस्टी के साथ ही अब सल्तनत रूल टर्किक नोबल्स की जगह अफगान्स के हाथ में आया, यानी ये एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी थी। 1286 में बलबन की डेथ के बाद दिल्ली में फिर से सक्सेशन को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। बलबन का चुना हुआ सक्सेसर, उसका बेटा प्रिंस महमूद, मंगोल्स के साथ बैटल में मारा गया। उसका एक और बेटा बुगरा खान बंगाल और बिहार को प्रेफर करता था। इसके चलते बलबन के एक ग्रैंडसन को, जो कि काफी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड था, दिल्ली की थ्रोन पर बिठाया गया। इस दौरान टर्किश नोबल्स के द्वारा हाई ऑफिसेस को मोनोपोलाइज करने की कोशिश को लेकर कई नॉन टर्क्स जैसे खिलजीज में रिजेंटमेंट था। खिलजीज गुरीद इन्वेजन के समय इंडिया में आए,
लेकिन उन्हें काफी सफिशिएंट रिकॉग्निशन नहीं मिला। उनको आर्मी में एम्प्लॉयमेंट मिला और नॉर्थ वेस्ट में मंगोल इन्वेजन्स के चैलेंजेस को फेस किया। समय के साथ कुछ इंडियन मुस्लिम्स भी नोबिलिटी में शामिल हो गए। वो भी हाई ऑफिसेज में अपॉइंटमेंट न होने के कारण डिससैटिस्फाइड थे। बलबन ने यह प्रूव किया कि कोई भी सक्सेसफुल जनरल सुल्तान की फैमिली को हटाकर थ्रोन पर बैठ सकता था। इसके लिए सिर्फ नोबिलिटी और आर्मी के सपोर्ट की जरूरत थी। इन्हीं रीजंस के चलते खिलजी नोबल्स के एक ग्रुप ने थ्रोन को सक्सीड किया। आइए बात करते हैं खिलजीज के बारे में। द खिलजीज रेन फ्रॉम 1290 टू 1320। दोस्तों, खिलजीज ने 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत को रूल किया। खिलजी नोबल्स के एक ग्रुप, जिसका लीडर था जलालुद्दीन खिलजी, उसने बलबन के इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर्स को 1290 में ओवरथ्रो कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी इसके पहले नॉर्थ वेस्ट में वार्डन था और उसने मंगोल्स के खिलाफ कई सक्सेसफुल कैंपेन्स किए। नोबिलिटी के नॉन टर्क्स सेक्शन ने खिलजी के रिबेलियन को वेलकम किया, जो टर्किश नोबिलिटी के हाई ऑफिसेस की मोनोपोली के अगेंस्ट था। खिलजीज ने एक मिक्स्ड टर्किश अफगान ओरिजिन के होते हुए भी टर्क्स को हाई ऑफिसेस से एक्सक्लूड नहीं किया, लेकिन खिलजीज के राइज से हाई ऑफिसेस की टर्किश मोनोपोली को जरूर खत्म कर दिया। तो दोस्तों, खिलजी डायनेस्टी का पहला रूलर था जलालुद्दीन खिलजी। आइए देखते हैं उसके रूल के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी रेन 1290 टू 1296। जलालुद्दीन खिलजी ने 6 साल के ब्रीफ पीरियड के लिए दिल्ली सल्तनत पर रूल किया। उसने बलबन के रूल के हार्श मेथड्स को मिटिगेट करने की कोशिश की। जलालुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा रूलर था जिसने ये व्यू रखा कि आवाम के विलिंग सपोर्ट पर ही स्टेट का रूल एस्टैब्लिश होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, इसलिए इंडिया को एक ट्रू इस्लामिक स्टेट नहीं बनाया जा सकता। जलालुद्दीन ने पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस और हार्श पनिशमेंट्स को अवॉइड करके नोबिलिटी की गुडविल गेन करने की कोशिश की। उसके सपोर्टर्स ने उसकी इस पॉलिसी को एक वीक पॉलिसी माना, जो कि उस समय के हिसाब से सूटेड नहीं थी। 1292 एडी में जलालुद्दीन ने मंगोल्स को डिफीट किया, जो सुनाम तक पहुंच चुके थे। इन्हीं रीजंस के चलते दिल्ली सल्तनत में एक तरह की इनसिक्योरिटी फैली हुई थी, जिसे रिवर्स करने की कोशिश की अलाउद्दीन खिलजी ने। आइए जानते हैं खिलजीज के सबसे फेमस रूलर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी रेन 1296 टू 1316। अलाउद्दीन अपने अंकल और फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी का धोखे से मर्डर करके थ्रोन पर बैठा। इसके पहले अलाउद्दीन अवध का गवर्नर था और उसने डेक्कन के देवगीर को इन्वेड करके वास्ट ट्रेजर इकट्ठा कर लिया था। देवगीर आज के दौलताबाद का नाम है। इसी ट्रेजर की मदद से अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का मर्डर करके नोबल्स और सोल्जर्स को अपनी तरफ कर लिया। इसके बावजूद कुछ समय तक उसको कई रिबेलियंस फेस करने पड़े। कुछ उसको नोबल्स की तरफ से थे और कुछ इवन उसकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से। अपने ओपोनेंट्स को धमकाने के लिए अलाउद्दीन ने बहुत ही रूथलेस और सिवियर मेथड्स को अपनाना चालू किया। ट्रेजर के बहकावे से उसकी तरफ आए मोस्ट ऑफ द नोबल्स को या तो मार दिया गया या उनको एक्सपेल कर दिया गया और उनकी प्रॉपर्टीज को हड़प लिया गया। उसकी फैमिलीज के रिबेलियस मेंबर्स को भी सिवियर पनिशमेंट्स दी गई। दिल्ली में सेटल हुए कई हजार मंगोल्स का इस्लाम एम्ब्रेस करने के बावजूद उसने मैसेकर करवाया। इसका कारण यह था कि इन कॉन्वर्ट्स ने गुजरात को लूटने में अलाउद्दीन की मदद की और इस लूट के बड़े हिस्से की डिमांड की। इन रेबल्स की वाइव्स और चिल्ड्रन को भी हार्श पनिशमेंट्स दी गईं। हिस्टोरियन बर्नी की माने तो ये प्रैक्टिस न्यू थी और अलाउद्दीन के सक्सेसर्स ने भी इसको कंटिन्यू रखा। अलाउद्दीन ने कई तरह की रेगुलेशंस को बनाया, जिसके चलते नोबल्स को उसके खिलाफ कंस्पायर करने से प्रिवेंट किया जा सके। सुल्तान की परमिशन के बिना उन्हें मैरिज अलायंसेस और फेस्टिविटीज सेलिब्रेट करना अलाउड नहीं था। उसने वाइन्स और इंटॉक्सिकेंट्स को बैन करवाया, जिससे फेस्टिव पार्टीज ना हो सके। नोबल्स पर नजर रखने के लिए उसने एक स्पाई सिस्टम को भी सेटअप किया। इन हार्श मेथड्स का यूज करके अलाउद्दीन ने नोबल्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। उसके मेथड्स डायनेस्टी के लिए लॉन्ग टर्म में घातक साबित हुए। अलाउद्दीन के नॉर्दर्न इंडिया के इन्वेजन्स की बात करें तो
अलाउद्दीन ने 1299 और 1304 में अपने जनरल्स उल्लूग खान और नुसरत खान की मदद से गुजरात को इन्वेड किया और कॉन्कर किया। 1301 में उसने रणथंबोर को कैप्चर किया और वहां के रूलर हमीर देवा को मार दिया। अलाउद्दीन ने मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी और जालौर को भी कैप्चर किया। अलाउद्दीन के साउथ की इन्वेजन्स की बात करें तो अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया पर अटैक किया। अपने जनरल मलिक कफूर को उसने साउथ के रूलर्स पर अटैक करने के लिए भेजा। 1309 और 1311 के बीच मलिक कफूर ने 2 कैंपेन्स को लीड किया। पहला वारंगल के अगेंस्ट जो कि तेलंगाना एरिया में था, और दूसरा द्वार समुद्र यानी मॉडर्न कर्नाटका, माबार और मदुराई के अगेंस्ट। उसने वारंगल के प्रताप रुद्र II, होयसला किंग वीर भल्लला III को भी डिफीट किया। मलिक कफूर ने रामेश्वरम में एक मॉस्क का कंस्ट्रक्शन करवाया। साउथ के किंगडम्स ने अलाउद्दीन की पावर को एक्नॉलेज किया और उसको मॉनेटरी ट्रिब्यूट्स पे किए। अलाउद्दीन ने अपने रेन में 12 बार सक्सेसफुली मंगोल इन्वेजन्स को भी रेजिस्ट किया। आइए बात करते हैं अलाउद्दीन की डोमेस्टिक पॉलिसीज के बारे में। अलाउद्दीन्स पॉलिसीज। अलाउद्दीन के सुल्तान बनने तक दिल्ली सल्तनत की पोजीशन एम्पायर के सेंट्रल पोजीशन पर कंसोलिडेट हो चुकी थी। इसके चलते सुल्तान्स इंटरनल रिफॉर्म्स और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे। अलाउद्दीन ने डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप को फॉलो किया, यानी मोनार्क की किंगशिप राइट डायरेक्ट विल ऑफ गॉड है। उसने एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को इंट्रोड्यूस किया। अलाउद्दीन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई मार्केट कंट्रोल और एग्रेरियन पॉलिसीज को उस समय के वन ऑफ द ग्रेट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जा सकता है। अलाउद्दीन ने सभी कमोडिटीज जैसे फूड ग्रेन्स, शुगर और कुकिंग ऑयल से लेकर नीडल तक, और कॉस्टली इंपोर्टेड क्लोथ से लेकर हॉर्सेस, कैटल और स्लेव्स की कॉस्ट फिक्स की। इसके लिए उसने दिल्ली में 3 मार्केट्स सेटअप किए, एक फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा कॉस्टली क्लोथ्स के लिए और तीसरा स्लेव्स और कैटल के लिए। ये हर मार्केट एक हाई ऑफिसर के कंट्रोल में हुआ करता था, जिसको शाहना कहते थे, जो मर्चेंट्स, शॉपकीपर्स और प्राइसेस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता था। चीप फूड ग्रेन की रेगुलर सप्लाई के लिए उसने डिक्लेयर किया कि दुआब रीजन में लैंड रेवेन्यू अब डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाएगा, यानी अब विलेजेस को एज एन इक्ता असाइन नहीं किया जाएगा। अलाउद्दीन ने ब्लैक मार्केटिंग को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया। रेवेन्यू सिर्फ कैश में कलेक्ट किया जाता था, नॉट इन काइंड। इसकी मदद से आर्मी को भी कैश में पेमेंट किया जाता था। ऐसा करने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। आर्मी की एफिशिएंसी के लिए गुड क्वालिटी हॉर्सेस, वो भी चीप रेट्स में जरूरी थे, इसलिए उसने हॉर्सेस के प्राइसेस को भी कंट्रोल किया। मार्केट कंट्रोल के अलावा लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलाउद्दीन ने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। वो पहला ऐसा मोनार्क था जिसने लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट लैंड अंडर कल्टीवेशन के आधार पर किया, यानी बिना कल्टीवेशन वाले लैंड के लिए रेवेन्यू नहीं देना पड़ता था। बाद में शेर शाह सूरी ने इस सिस्टम को फर्दर डेवलप किया। इसका असर यह हुआ कि अब रिच लैंडलॉर्ड्स पुअर्स पर रेवेन्यू का बर्डन नहीं डाल सकते थे। लैंडलॉर्ड्स को खुद्स और मुकद्दम्स कहा जाता था। उनको भी अब बाकियों की तरह कैटल और हाउसेस पर टैक्स देना जरूरी था। लैंड रेवेन्यू के डायरेक्ट कलेक्शन के लिए आमिल्स और अदर लोकल्स ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था। अलाउद्दीन की ये सभी पॉलिसीज कंट्री साइड के प्रिविलेज्ड सेक्शंस के अगेंस्ट थी, लेकिन इनको सोशलिस्ट मेजर्स नहीं बोला जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉलिसीज मंगोल्स थ्रेट से लड़ने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, अलाउद्दीन की डेथ 1316 में हुई और उसके सक्सेसर्स वीक रूलर्स थे। फाइनली 1320 में पंजाब के गवर्नर गियासुद्दीन तुगलक ने एक नोबल्स के ग्रुप को लीड करके दिल्ली को कॉन्कर किया और थ्रोन को कैप्चर कर लिया। और यहां से शुरुआत हुई तुगलक डायनेस्टी की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। तुगलक डायनेस्टी, रेन 1320 to 1412। गियासुद्दीन तुगलक ने एक नई डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की, जिसने 1412 तक दिल्ली सल्तनत पर रूल किया। तुगलक्स टर्क इंडियन ओरिजिन के थे। इनके रूल में इंडिया की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज में कई मेजर चेंजेस देखने को मिले। तुगलक डायनेस्टी ने 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स दिए, गियासुद्दीन तुगलक, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नेफ्यू फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले बात करते हैं गियासुद्दीन तुगलक के बारे में।
गियासुद्दीन तुगलक, रेन 1320 to 1325। गियासुद्दीन के एक्सेशन के बाद उसने अलाउद्दीन की फॉरवर्ड एक्सपेंशन पॉलिसी को विगरस तरीके से कंटिन्यू रखा। उसकी पॉलिसी मंगोल्स के खिलाफ काफी हार्श थी। उसने कई मंगोल ऑनवॉयज को मारा और मंगोल प्रिजनर्स को हार्श पनिशमेंट्स दी। गियासुद्दीन ने ही तुगलकाबाद फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। उसकी रेन में गियासुद्दीन ने एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्ड किया जो कि मुल्तानीज से डोमिनेटेड था। मुल्तानीज का डोमिनेंस उसके नेटिव पावर बेस यानी दीपलपुर और पंजाब को शो करता है। गियासुद्दीन ने पोस्टल अरेंजमेंट्स, जुडिशियल, इरिगेशन, एग्रीकल्चर और पुलिस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। थ्रोन पर बैठने के बाद उसने बंगाल, उत्कल, ओडिशा और वारंगल को अपने कंट्रोल में लिया। इस तरह से गियासुद्दीन ने एम्पायर में फिर से ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन 1325 में उसकी डेथ हुई और उसके बाद उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत संभाली। आइए अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 to 1351। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर किसी को बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है तो वो हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ तरीकों में देखा जाए तो मोहम्मद अपनी एज का सबसे रिमार्केबल रूलर कहा जा सकता है। रिलीजन और फिलॉसफी में काफी डीपली रेड था और वो एक क्रिटिकल और ओपन माइंड का पर्सन था। न केवल मुस्लिम मिस्टिक्स बल्कि हिंदू योगीज और जैन सेंट्स जैसे जिना प्रभु सूरी से लगातार कॉन्वर्सेशन करता था। मेरिट के आधार पर वो हाई ऑफिसेज में लोगों को अपॉइंट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहता था, चाहे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हों या नहीं। मोहम्मद का सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेप रहा जब 1327 में उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगीर में शिफ्ट की। उसने ही देवगीर को दौलताबाद रीनेम किया। ऐसा बताया जाता है कि वो दौलताबाद को सेकंड कैपिटल बनाना चाहता था, जिससे साउथ इंडिया को बेटर तरीके से गवर्न किया जा सके। इसके लिए उसने कई ऑफिसर्स और सूफी सेंट्स को दौलताबाद शिफ्ट होने को कहा, लेकिन पॉपुलेशन को शिफ्ट नहीं किया। इसके चलते लोगों में एक डिस्कंटेंट था। कुछ सालों बाद उसने दौलताबाद को अबैंडन कर दिया क्योंकि दिल्ली को गवर्न करना मुश्किल हो रहा था। भले ही उसका यह अटेम्प्ट एक फेलियर रहा, लेकिन लोगों के एक्सोडस के चलते नॉर्थ और साउथ इंडिया अब काफी क्लोज हो गया था, जिससे कम्युनिकेशंस इंप्रूव हुए। लोगों ने डेक्कन में टर्क्स के कल्चरल, रिलीजियस और सोशल आइडियाज को स्प्रेड किया। इस तरह से नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक नए तरह का कल्चरल इंटरचेंज चालू हुआ। मोहम्मद ने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक ब्रॉन्ज कॉइन था। उसकी वैल्यू एक सिल्वर टांका के बराबर थी। टोकन करेंसी का आइडिया इंडिया में न्यू था, जिसके चलते ट्रेडर्स को इसके इस्तेमाल के लिए इंड्यूस करना डिफिकल्ट था। फेक कॉइन्स नहीं रोक पाने के कारण मोहम्मद ने कुछ समय बाद टोकन करेंसी को अबॉलिश कर दिया। एग्रीकल्चर की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के स्टार्ट से ही गैंजेटिक दोआब में सीरियस पेजेंट रिबेलियन हुए। पेजेंट्स विलेज छोड़ के भागने लगे और मोहम्मद ने हार्श मेजर्स लेकर उनको कैप्चर कर पनिश किया। स्टेट का शेयर आर्बिट्ररी मैनर में फिक्स किया जाने लगा और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मनी में कन्वर्ट करने के लिए प्राइसेस भी आर्टिफिशियली सेट किए जाने लगे। इसी दौरान फैमिन के चलते बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन सब के बाद दोआब में सुल्तान ने कल्टीवेशन को इंप्रूव और एक्सटेंड करने के लिए स्कीम लॉन्च की। उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट दीवाने आमीर कोही को सेटअप किया। इसमें पूरे एरिया को एक ऑफिसर के अंडर डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया और लोन्स के प्रोविजंस लाए गए। लेकिन अफसोस, इनएक्सपीरियंस्ड और डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स के कारण यह स्कीम फेल हो गई। मोहम्मद के रूल में नोबिलिटी में कई डाइवर्जेंट सेक्शंस इंक्लूड हुए। बिना कोई नोबल फैमिली बैकग्राउंड के लोगों को भी तुगलक ने नोबिलिटी में जगह दी, जैसे बाबर्स, कुक्स, वीवर्स, वाइन मेकर्स एटसेट्रा। ये सभी मुस्लिम कॉन्वर्ट्स के डिसेंडेंट्स थे और कुछ हिंदूज भी अब नोबिलिटी में शामिल हुए। इन सेक्शंस का आपस में कोई सेंस ऑफ कोहेजन नहीं था और ना ही सुल्तान की तरफ कोई सेंस ऑफ लॉयल्टी। दूसरी तरफ एम्पायर के वास्ट एक्सटेंट के कारण इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के लिए रिबेलियंस होने लगे। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक के रूल को दिल्ली सल्तनत का जेनिथ तो कहा ही जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रूल में ही सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के सक्सेसर फिरोज तुगलक के बारे में, और यह भी समझेंगे कि कैसे फिरोज के रेन से दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन एक्सेलरेट हुआ।